अनलिमिटेड मेमोरी, केविन हॉर्सले। स्कूल में पढ़ते समय हमें हमेशा अपने नोट्स की समीक्षा करने के लिए कहा जाता है। हम बस किताबों और नोट्स को बार बार देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम किसी तरह जानकारी को आत्मसात कर लेंगे और परीक्षा में उसे याद कर लेंगे, जबकि हम इसे अगले दिन याद कर सकते हैं। लेकिन अगले हफ्तों या दिनों में उस जानकारी का क्या होता है? वो गायब हो जाती है। शोध बताते हैं कि स्कूल खत्म करने के 2 साल के भीतर लोगों को केवल 3 हफ्तों के बराबर पाठ याद रहते हैं। ये 12 साल की स्कूली शिक्षा में से है। तो ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर हम अपनी ज्यादातर जानकारी अपनी मध्यम अवधि की स्मृति में संग्रहित करते हैं। हालांकि कुंजी उस जानकारी को अपनी दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करना है। सौभाग्य से केविन हॉर्सले ने याददाश्त की कला में महारत हासिल कर ली है और वो आपको अपनी तकनीक सिखाना चाहते हैं। हॉर्सले ने असीमित याददाश्त का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाया। आप देखिए, हॉर्सले को स्कूल में संघर्ष करना पड़ा। वो डिस्लेक्सिक था और जब तक उसने कॉलेज से स्नातक किया तब तक वो एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ पाता था। टोनी बुजान की यूज योर मेमोरी से प्रेरणा लेते हुए हॉर्सले को एहसास हुआ कि वो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकता है। वर्षों के अभ्यास के बाद वो 1995 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में शामिल हुआ और दूसरा स्थान जीता। 1999 में उसने पाई के पहले 10,000 अंकों को याद करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस प्रकार मेमोरी टेस्ट के एवरेस्ट को पार कर लिया। नहीं, उसके पास कोई फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है और न ही वो कोई जादूगर है। तो उसने ये कैसे किया? खैर, अपनी याददाश्त की शक्ति को उजागर करने के लिए उसके सुझावों और तरकीबों को जानने के लिए पढ़ते रहें। चैप्टर 1, एकाग्रता की कला। दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए हमें खुद को नई चीजें सीखने की जरूरत है। सीखने का अवसर हर दिन हमारे आसपास होता है, लेकिन समस्या यह है कि हम हर समय खुद को सीखने से रोकते हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं जैसे मैं इतना समझदार नहीं हूं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन तेज याददाश्त होना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ पैदा होती है। वास्तव में ये एक कौशल है और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखना और अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप प्रशिक्षण के माध्यम से एक टोन्ड, मांसल शरीर प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज के डिजिटल युग की समस्या यह है कि हम लगातार जुड़े रहते हैं। अपने दिन पर एक नजर डालें। आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? हम में से कई लोग बिस्तर से उठने से पहले ही अपने फोन चेक करते हुए अपना दिन शुरू कर देते हैं। एक बार जब हम आखिरकार खुद को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास नाश्ता करने के लिए मुश्किल से ही समय होता है और हम अपनी सुबह की यात्रा में व्यावसायिक कॉल करने और ट्रैफिक के बारे में तनाव में भी बिता सकते हैं। सुबह काम पर जाने से पहले हमारा दिमाग हजारों अलग अलग दिशाओं में घूम चुका होता है और हम वो एक काम करने में विफल हो जाते हैं जो हमें करने की जरूरत है। ध्यान केंद्रित करना। एकाग्रता की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए पहला कदम अपने मन में किसी भी संघर्ष से छुटकारा पाना है। ऐसा करने के लिए आपको शोर से छुटकारा पाना होगा। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों के दिमाग में विचार घूम रहे होंगे। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार भी हों जो इस समय आपको परेशान कर रहे हों। तो आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और शांति पा सकते हैं? बेशक आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में निपुणता हासिल किए बिना ऐसा करने का एक और भी आसान तरीका है। सबसे पहले आपको मल्टीटास्किंग बंद करनी होगी। जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो आप सिर्फ एक काम के लिए अपना 100% देना बंद कर देते हैं। न्यूरोसाइंस विशेषज्ञों के अनुसार मल्टीटास्किंग आपको 50% तक धीमा कर सकता है। न केवल आप धीमे हो जाते हैं, बल्कि आप गलती करने की संभावना को भी 50% तक बढ़ा देते हैं। इसलिए जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो तो अपना फोन दूर रखकर खुद को पूरी तरह से उनके लिए समर्पित कर दें। इसके अतिरिक्त आप अपने पिक को जानकर अपने दिमाग को मुक्त कर सकते हैं। उद्देश्य, रुचियां और जिज्ञासा। उद्देश्य निश्चित रूप से आपको सीखने का एक कारण देता है, इसलिए इसे विशिष्ट बनाएं। ये कहने के बजाय कि
मैं अपनी याददाश्त को बेहतर बनाना सीखूंगा। कहें कि मैं अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कम से कम 5 रणनीतियां सीखूंगा। जब आप किसी चीज में रुचि रखते हैं तो आप उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए आप जो सीखना चाहते हैं उसे अपनी रुचि वाली चीज के साथ जोड़ने का प्रयास करें। किसी चीज को अधिक रोचक बनाने के लिए आपको अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलना पड़ सकता है। अंत में खुद से पूछकर अपनी जिज्ञासा जगाएं, मैं इस कौशल से कैसे लाभ उठा सकता हूं? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि नया कौशल आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा, तो आप इसे सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। अब जब आप जानते हैं कि एकाग्रता कैसे बढ़ाई जाए, तो उस जानकारी को बनाए रखने में आपकी मदद करने वाली रणनीतियां सीखने का समय आ गया है। चैप्टर 2, सी पद्धति का उपयोग करें। क्या आपने कभी पढ़ा हुआ कोई पेज पढ़ने के बाद पाया है कि आप भूल गए हैं कि आपने क्या पढ़ा था? हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ते समय आपने अपनी कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया। आप देखिए, याददाश्त एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो आपके द्वारा पढ़े गए शब्द आपके दिमाग में एक फिल्म की तरह बन जाते हैं। आप पात्रों, सेटिंग और हो रही घटनाओं की कल्पना करने लगते हैं। हालांकि जब गैर काल्पनिक किताबों की बात आती है तो यह रचनात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। कुछ लोग शब्दों को बार बार दोहराकर याद रखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, जब तक कि वे समझ न जाए। लेकिन यह तकनीक पूरी तरह से काम नहीं करती है। इसके बजाय आपको जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी छवियां बनाना सीखना चाहिए। बेशक इस तरह से सीखने में थोड़ा अभ्यास लगेगा, इसलिए आपकी मदद करने के लिए बस सी विधि का उपयोग करें। सी का मतलब है सेंस, अतिशयोक्ति और ऊर्जा। तो आइए सेब शब्द पर एक नजर डालते हैं। जब आप एक सेब के बारे में सोचते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं और अपने दिमाग में इसे छू भी सकते हैं। हालांकि एप्पल अक्षर कभी भी आपके दिमाग में नहीं आए, है ना? अब आप इसे बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहेंगे। शायद एक सामान्य आकार के सेब की कल्पना करने के बजाय आप एक गगनचुंबी इमारत जितने ऊंचे सेब की कल्पना करते हैं। तर्क को भूल जाइए। आपको अपनी कल्पना को यथार्थवादी होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके दिमाग में मजेदार छवियां बनाने के बारे में है। अंत में आपको अपनी छवियों को ऊर्जा देने या ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। अपने सेब को नचाए, उसे हाथ, पैर या चेहरा दे। याद रखें, आप अपने दिमाग में एक फिल्म बना रहे हैं, इसलिए इसे जितना संभव हो उतना मनोरंजक बनाएं। आप शब्दों को भागों में तोड़कर जानकारी को और भी जीवंत बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप शहरों और देशों की राजधानियों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बस उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जानकारी को याद रखेंगे। इसके बजाय इसे मजेदार बनाने की कोशिश करें। आइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पर एक नजर डालें। अगर आप इसे याद रखना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके एक कंगारू को कुछ बेरी खाते हुए कल्पना करें। सीखने के लिए गंभीर होने की जरूरत नहीं है, इसके साथ मजे करें, अपनी कल्पना के साथ खेलें और आपकी याददाश्त बेहतर होगी। आप विदेशी भाषा सीखने की कोशिश करते समय भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूरज के लिए स्पेनिश शब्द सोल है। सूर्य को अपने पैर के तलवे को जलाते हुए सोचें, या जापानी शब्द फॉर्चेस्ले जिसका मतलब है म्यून। अपनी तिजोरी से पैसे निकलते हुए कल्पना करने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपनी फिल्म को जीवंत बनाना जानकारी को याद रखने की कुंजी है। चैप्टर 3, कार विधि का उपयोग करके जानकारी व्यवस्थित करें। अब जब आप जानते हैं कि अपने दिमाग में जानकारी को फिल्मों में कैसे बदलना है, तो अब समय आ गया है कि आप उन फाइलों को व्यवस्थित करना सीखें और उन्हें अपनी दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करें। जानकारी को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका कार विधि है, जिसमें आप अपनी कार को दीर्घकालिक भंडारण डिब्बे के रूप में उपयोग करते हैं। ये अभ्यास नई जानकारी को उस चीज के साथ जोड़ता है
जिससे आप पहले से परिचित हैं, यानी आपकी कार। हम अपनी यादों को संग्रहित करने के लिए जिन डिब्बों का उपयोग करते हैं वे हमारे लिए परिचित होने चाहिए। सौभाग्य से हम विशिष्ट मार्गों और स्थानों को याद रखने में विशेषज्ञ होते हैं। काम पर जाने के अपने मार्ग के बारे में सोचें। आप शायद अपने दिमाग में अभी प्रत्येक मोड़, स्टॉप लाइट और स्पीड बम्प की कल्पना कर सकते हैं। तो इस विधि के लिए आपको उन वस्तुओं को रखना होगा जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है, एक मार्ग के साथ विशिष्ट स्थानों पर जो आपके दिमाग में पहले से ही परिचित है। यह विधि पहली बार में विचित्र लग सकती है, लेकिन याद रखें कि यदि आप अलग होना चाहते हैं तो आपको चीजों को अलग तरीके से करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप निम्नलिखित कहानी पढ़ते हैं, परिदृश्य की कल्पना करने का प्रयास करें और हम देखेंगे कि अंत तक आपको कितना याद है। अपनी कार को अपने दिमाग में देखें और कल्पना करें कि आप सामने की ग्रिड में एक सेब दबा रहे हैं। एक गाजर लें और उसे हुड पर दबाएं। विंडशील्ड पर आपको दानेदार ब्रेड दिखाई देती है जो आपको पता है कि आपके विंडशील्ड वाइपर को बर्बाद कर देगी। इसके बाद अपनी कार के अंदर जाएं और डैशबोर्ड पर सूखे मेवे डालें। वास्तव में स्पीडोमीटर में इसकी कल्पना करें। फिर आप स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पर बैठते हैं। वास्तव में उन्हें अपने नीचे दबा हुआ महसूस करते हैं। यात्री पर कुछ अंडे फेंके। अब उनके चेहरे पर अंडा है। पिछली सीट पर आप बीज और मेवे डालना शुरू करते हैं। कार से बाहर निकले और छत पर एक विशाल संतरा होने की कल्पना करें। फिर कार का डिब्बा खोलें जहां आपको मछली मिले। वास्तव में मछली की गंध लें। एग्जॉस्ट पाइप में ब्रुसेल्स स्प्राउट्स और ब्रोकली एग्जॉस्ट से बाहर निकल रहे हैं। अंत में आपकी कार के टायर मीठे आलू से बने हैं। अपनी कार के चारों ओर घूमें और सभी विवरणों को फिर से देखें। वास्तव में अपने दिमाग में छवियों को स्पष्ट करें। ऐसा करने के लिए सी विधि का उपयोग करें। आपने अभी जो सीखा है वो 14 सुपरफूड है जो आपकी जीवन शक्ति को बेहतर बनाने और आपके दिमाग को चुस्त और सतर्क रखने के लिए सिद्ध हुए हैं। ये तकनीक कैसे काम करती है? जब आप अपनी कार या किसी परिचित जगह का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी दीर्घकालिक स्मृति में पहले से ही संग्रहित है। आपने बस इतना किया कि उसमें नई यादें जोड़ दी। LTM प्लस STM MTM के सूत्र का पालन करें। दूसरे शब्दों में दीर्घकालिक स्मृति और अल्पकालिक स्मृति मध्यम अवधि स्मृति के बराबर होती है। इस तरह से जानकारी को व्यवस्थित करने से उसे ढूंढना और याद रखना आसान हो जाता है। त्वरित सीखने का रहस्य एक बेहतर संगठन है। चैप्टर 4, नाम कभी मत भूलना। आप या आपका कोई परिचित शायद ऐसे व्यक्ति हो जो ये स्वीकार करते हैं कि मैं नामों को याद रखने में बहुत खराब हूं। हम सभी ने यह बहाना सुना है कि कोई व्यक्ति नाम क्यों याद नहीं रख सकता, लेकिन अब आपको ऐसा व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि नाम याद रखने की क्षमता स्वाभाविक है, या तो आप इसमें अच्छे हैं या नहीं। हालांकि यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं। यदि आप मेमोरी मास्टर की तरह नाम याद रखना चाहते हैं तो आपको 4C पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 4C है ध्यान केंद्रित करना, बनाना, जोड़ना और निरंतर उपयोग करना। यदि आप इस प्रणाली को याद रख सकते हैं तो आप नाम भूलने की अजीब या शर्मनाक स्थिति से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आमतौर पर जब हम लोगों से परिचय करवाते हैं तो वे अपना नाम इतनी जल्दी बोलते हैं कि कोई भी इसे समझ नहीं पाता। इस स्थिति से बचने के लिए परिचय पर नियंत्रण रखें, इसे धीमा करें और नाम को ध्यान से सुनें। यदि आप नाम नहीं सुनते हैं तो आप इसे कभी याद नहीं रख पाएंगे। यदि आप इसे पहली बार में भूल जाते हैं तो व्यक्ति से इसे फिर से कहने के लिए कहें। यदि यह विशेष रूप से कठिन है तो व्यक्ति से इसे उच्चारण करने के लिए भी कहें। वास्तविक रुचि लें और आप पाएंगे कि आप अपनी नाम याददाश्त में काफी सुधार करेंगे। इसके बाद आपको अपने मन में नाम के लिए एक छवि बनानी होगी। उदाहरण के लिए आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, मैं चेहरा जानता हूं लेकिन मुझे नाम याद नहीं है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि चेहरे हमारे दिमाग में एक छवि बनाते हैं, जबकि नाम नहीं। इसलिए नाम आम तौर पर चेहरे की तरह चिपके नहीं रहते। किसी याद को बनाए रखने के लिए हमें नाम से एक छवि बनानी होगी। जब आपका किसी से परिचय कराया जाता है तो आपके पास नाम के बारे में सोचने और उससे जुड़ाव बनाने के लिए केवल 20 सेकंड होते हैं। उदाहरण के लिए, लेखक का नाम केविन है, जो केविन जैसा लगता है। उसका उपनाम हॉर्सले एक घोड़े और ब्रूस ली की छवि को दर्शाता है। तो शायद आप ब्रूस ली को घोड़े पर सवार होकर गुफा में जाते हुए कल्पना कर सकते हैं। कुछ नाम मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी रचनात्मकता के साथ किसी भी नाम को अर्थ दिया जा सकता है और एक तस्वीर में बदला जा सकता है। चूंकि सीखना सिर्फ संबंध बनाने के बारे में है, इसलिए आपको यह सीखना होगा कि अनजान व्यक्ति को किसी ऐसी चीज से कैसे जोड़ा जाए जिससे आप परिचित हैं। आप इसे कई तरीकों से कर सकते हैं, जिनमें से एक है तुलनात्मक संबंध। इस विधि से आप बस उसी नाम वाले किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। मान लीजिए कि आप जॉर्ज नाम के किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप जॉर्ज नाम के किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं, या जॉर्ज क्लूनी जैसे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं। या हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसमें कोई खास विशेषता हो, तो उस नाम को किसी ऐसी चीज से जोड़े जो आपको याद हो। मान लीजिए कि आप अपनी नई सहकर्मी जेनिस से मिलते हैं, तो आप देखते हैं कि उसकी आंखें बर्फीली नीली हैं। उसका नाम भी चेन आइज जैसा ही लगता है। अब उसके नाम और उसकी नीली आंखों में घूमती बर्फ की जंजीर के बीच संबंध बनाएं। यदि आप इन तकनीकों का पालन करते हैं, तो दुर्भाग्य से आप अभी भी केवल मध्यम अवधि की यादें ही संग्रहित कर पाएंगे। अपनी दीर्घकालिक स्मृति में नई जानकारी रखने के लिए आपको हर दिन इसका उपयोग करना चाहिए। हाल ही में मिले सभी लोगों की सूची एक जर्नल में रखने की कोशिश करें, या अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया साइटों पर उनसे दोस्ती भी करें। चैप्टर 5, संख्याएं और तारीखें याद रखने का रहस्य। कल्पना कीजिए कि अंकों की एक लंबी सूची को यादृच्छिक क्रम में पुकारा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप कितने अंक याद रख सकते हैं? औसत व्यक्ति को केवल 7 अंक ही याद होंगे। हालांकि एक प्रशिक्षित स्मृति असीमित होती है। हॉर्सले 20 सेकंड से भी कम समय में 50 अंकों की यादृच्छिक संख्या और 45 सेकंड में 100 अंक याद कर सकता है। रहस्य केवल होशियार होना नहीं है, यह सही रणनीति लागू करने के बारे में है। जब आप सही रणनीति लागू करते हैं, तो आप हॉर्सले की संख्या याद करने की सुपर ह्यूमन शक्तियों को भी विकसित कर सकते हैं। अक्षरों के विपरीत संख्याओं का कोई खास मतलब नहीं होता। इसलिए हॉर्सले द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति संख्याओं को शब्दों में और फिर छवियों में बदलना है। दूसरे शब्दों में, वो संख्याओं को लेता है और उन्हें आकृतियों में बदल देता है ताकि वे अक्षर बन जाएं। फिर वो अक्षरों को शब्दों में बदल देता है। हालांकि ये बहुत काम की तरह लगता है, लेकिन एक बार जब आप कोड को समझ लेते हैं, तो आप संख्याओं के अनुक्रम को आसानी से याद रख पाएंगे। 0 से 9 तक प्रत्येक संख्या को उस संख्या के दिखने या अक्षर की ध्वनि के आधार पर एक अक्षर दिया जा सकता है। इस अभ्यास के लिए आप कुछ समय के लिए सभी स्वरों को छोड़ना चाहेंगे। चलिए अक्षरों को संख्याएं देना शुरू करते हैं। 0 S, Z या C ध्वनि हो सकता है। S एक पहिए की फुफकार की तरह लगता है और पहिया 0 जैसा दिखता है। संख्या 1 T या D ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप T और D अक्षरों को देखते हैं, तो उन दोनों में एक सीधी रेखा होती है जो संख्या 1 की तरह दिखती है। इसी तरह जब 2 को उसकी तरफ पलट दिया जाता है, तो वो N जैसा दिखता है, और 3 को उसकी तरफ पलट देने पर वो M जैसा दिखता है। इसलिए 2 N की ध्वनि है और 3 M की ध्वनि है। जारी रखते हुए 4 R का प्रतीक हो सकता है, 5 L का प्रतिनिधित्व कर सकता है, 6 मृदु G, मृदु CH, श या J ध्वनि हो सकती है। इस कोड के आधार पर अगर कोई आपको संख्या 78 याद रखना चाहता है, तो आप देखेंगे कि आपके पास 7 के लिए K या C अक्षर और 8 के लिए F या V अक्षर है। इसलिए आप संख्या 78 के लिए केव शब्द बना सकते हैं।
देखें कि हमने एक पूरा शब्द बनाने के लिए स्वरों का उपयोग कैसे किया। एक बार जब आप इस कोड में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप संख्याओं के किसी भी क्रम को याद रखने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन तारीखों के बारे में क्या? आप महत्वपूर्ण तिथियों को याद करने के लिए इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तारीखों को याद रखने का रहस्य यह है कि आपको केवल अंतिम 3 अंक याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिन तारीखों को याद रखना चाहते हैं उनमें से अधिकांश पिछले 1000 वर्षों में हुई है। मान लीजिए कि आप उस वर्ष को याद रखना चाहते हैं जब हम चांद पर उतरे थे, 1969। संख्याएं 9 जून 2009 ले और 9 को बी, 6 को श और 9 को पी अक्षर दें। उपलब्ध स्वरों से एक शब्द बनाएं। आपको कौन सा शब्द मिलता है? बिशप। बेशक। अब आपको एक ऐसी तस्वीर बनाने के लिए सी सिद्धांत का उपयोग करने की आवश्यकता है जिसे आप याद रखेंगे। शायद कल्पना करें कि कोई बिशप चांद पर चल रहा है या कोई बिशप नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की धूल से खेल रहा है। हालांकि ये याद रखने की तकनीक मूर्खतापूर्ण लगती है, लेकिन याद रखें कि सीखना एक मजेदार और रचनात्मक अनुभव होना चाहिए। बेशक ये तकनीक स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी, इसे काम करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी संख्या याद रखने की कोई सीमा नहीं होगी और आप अधिक जानकार बनेंगे और अपने दोस्तों को प्रभावित करेंगे। चैप्टर 6, अनुशासन और समीक्षा का महत्व। यदि आप अब तक सीखी गई सभी तकनीकों को लागू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि केवल तकनीकों को लागू करना आपको मेमोरी मास्टर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कल्पना करें कि मेमोरी मास्टर बनना ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने जैसा है। एथलीट केवल तकनीकों को लागू करके स्वर्ण पदक नहीं जीतते हैं, वे उन्हें लागू करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। इसके लिए आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। अब आपको अपनी याददाश्त को मास्टर करने के लिए हर दिन खुद को दंडित करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको बस अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित दैनिक क्रियाएं लागू करनी चाहिए। लेकिन आपको कौन सी दैनिक क्रियाएं लागू करनी चाहिए? जब आप इस पुस्तक से स्मृति विधियों का उपयोग करते हैं तो आप उस जानकारी को अपनी मध्यम अवधि की स्मृति में संग्रहित करने की गारंटी देते हैं। लेकिन आपको उस जानकारी को दीर्घकालिक में स्थानांतरित करने के लिए समीक्षा और पुनरीक्षण करने की आवश्यकता होगी। अपने दिमाग को एक बैंक खाते की तरह कल्पना करें। जितना अधिक आप निवेश करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। एक बार जब आप अपने दिमाग में स्पष्ट छवियां बना लेते हैं तो जानकारी प्राप्त करने के 10 मिनट बाद उसकी समीक्षा करें। छवियों की समीक्षा करें और उन्हें आगे और पीछे की ओर देखें। छवियों के पीछे की ओर समीक्षा करने से आपको उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद मिलती है। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो 1 घंटे बाद समीक्षा करें। फिर 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 2 महीने, 3 महीने और फिर ये हमेशा के लिए आपकी याददाश्त में रह जाना चाहिए। जब याददाश्त सुधारने की बात आती है तो कोई जादू नहीं होता, केवल प्रबंधन होता है। जबकि समीक्षा के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये आपके दिमाग में जानकारी को ताजा रखने की कुंजी है। ये उस जानकारी को जीवित और जागृत रखता है ताकि आप पहले से मौजूद जानकारी से अधिक जानकारी को जोड़ सकें। याददाश्त की क्षमता आपके आत्म सुधार शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन आपको इसे काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी याददाश्त पर काम करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास में भी सुधार देखेंगे, क्योंकि आप अपनी अद्भुत क्षमता से खुद को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। याद रखें कि आपको अलग बनने के लिए अलग करना होगा। इसलिए इन उपकरणों को लें, उन्हें अपना बनाएं, कड़ी मेहनत करें और अपनी याददाश्त की शक्ति को उजागर करें। चैप्टर 7, अगर आप मेमोरी मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको जानकारी को जीवंत बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत की जा रही जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इसे कभी याद नहीं रख पाएंगे। इसके बाद आपको इसे बनाने और जोड़ने की आवश्यकता होगी। अपनी कल्पना का उपयोग करें और याद रखने में मदद के लिए अपने दिमाग में एक फिल्म बनाएं।
अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। इसे अपने दिमाग में देखें, इसका स्वाद लें, इसे सूंघें, इसे सुने और इसे छुए भी। अगर आप इसे जीवंत बना सकते हैं तो आपको इसे याद रखने की अधिक संभावना होगी। फिर आपको उस जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना होगा जिसे आप पहले से जानते हैं। अपने नए ज्ञान को किसी ऐसी चीज पर बनाएं जो पहले से मौजूद हो। बेशक अगर जानकारी कभी भी आपकी दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित नहीं होती है तो ये सभी तकनीकें बेकार हो जाएंगी। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे आत्मानुशासन की आवश्यकता होगी और जो आपने संग्रहित किया है उसकी समीक्षा करने में समय बिताना होगा। अगर आप इन तकनीकों को लागू कर सकते हैं और समय और प्रयास लगा सकते हैं तो आप फिर कभी कुछ नहीं भूलेंगे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।